कितना क्वांटिटी क्या खाना है उसके बारे में डिस्कस किया था। लाइक ईट स्पैरिंगली, थोड़ा थोड़ा करके क्या खाना है वो हमने पढ़ा था। फैट्स एंड ऑयल, शुगर। अच्छा आप ये बताइए, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या आप अपना डेली लाइफ में डाइट को? फैट्स थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ऐड ऑन कर रहे हैं डाइट में, सैलेड खा रहे हैं एवरीडे। यस मैम। वेरी गुड। एंड अभी एक एमडीएच पे एक मलेशिया दूसरी कंट्री में वहाँ पे बैन हुआ है, इंडिया में सर्वे चल रहा है। कुछ केमिकल्स पाए गए हैं जो कि टॉक्सिक है, पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स एक्चुअली मोस्टली सभी पैकेज्ड फूड में होते ही हैं। उनको पेस्ट से बचाने के लिए वो लोग डालते हैं ताकि उनमें कीड़े नहीं पड़ जाएं, लॉन्ग शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, उसके लिए वो लोग डालते हैं। तो कोशिश करना है मोस्टली फ्रेश फूड खाएं, जिसमें जो लॉन्ग टाइम तक पैकेज नहीं है वैसे फूड खाएं। कोशिश करिए आपके लोकल मिल्स में जो आटा बन रहा हो वो यूज करिए, क्योंकि आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, ठीक है। एक आप चक्की से आटा लेके आइए 5 kg, एंड एक आशीर्वाद या कोई भी ब्रांड का आटा लेके आइए सेम डेट को। उसको दोनों को ओपन लाइक कंटेनर में खोल के डाल दीजिए, सील से खोल के डाल दीजिए। आप देखेंगे कि पैकेट वाला जो है, जो ब्रांड्स वाले हैं, वो जल्दी खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड बहुत है, उसमें कीड़े लग ही नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना है आपकी हेल्थ के लिए कि आपको लेस पेस्टिसाइड वाला खाना खाना है। जहां तक हो सके वहां तक कोशिश करना है, जितना आप कर पाए। लाइक हर जगह तो अवेलेबल नहीं होती है मिल्स, लेकिन जितना आप कर पाएंगे उतना जरूर करिए। वेजिटेबल्स को हमेशा अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर पानी में सोक करने के बाद ही यूज करिए, ठीक है। एंड फ्रूट्स का ध्यान रखिए, हमेशा सीजन में खाइए। लाइक मैंगोज का भी सीजन आया नहीं है अभी, वो कार्बाइड से ही पकाए जा रहे हैं। वो मैंगोज को भी चेक कर सकते हैं आप कि जब हम मैंगोज को कट करेंगे ना, तो जो केमिकल से पके होते हैं वो आउटर साइड से पकते हैं, ओके। बाहर की ओर से वो पीला होना शुरू करते हैं, लेकिन जो पेड़ के पके होते हैं वो इनर साइड से येलो होना शुरू करते हैं, सीड के साइड से। वहां से उसको हीट मिल रही होती है, वहां से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, इसीलिए वो इनर साइड से पक रहा होता है। तो कोशिश करिए सीजन में चीजें खाएं, जिसका जो सीजन है वो खाएं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें बहुत बड़ी बीमारियों से बचा सकती है, ओके। तो कैंसरस है ये केमिकल्स, पेस्टिसाइड, जितना मिनिमाइज हो उतना करें। पॉलिश्ड दाल मत खाइए, कोशिश करिए अनपॉलिश्ड। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है मगर हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छी है। मैम कुछ पूछना था मुझे। हाँ जी बोलिए। ये कॉलेज जो चीजों में तो मुझे लगता है कि जो जिनके आते हैं पैक्स आइटम्स, इनको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता होगा उसमें पॉलिश कराने के लिए, और जो अनपॉलिश्ड है वो तो डायरेक्ट ऐसे ही सेल होता है, तो फिर वो महंगा क्यों है और ये पॉलिश्ड आइटम सस्ता अच्छा क्यों, अच्छा, महंगा क्यों है? गुड ये क्वेश्चन, इसका थोड़ा मुझे गुड समझ नहीं क्वेश्चन। आता है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली वो क्या करते हैं, जो पॉलिश्ड होती है वो आसानी से बिकती है। अब तो लोग अवेयर हो गए, आसानी से बिकती है, ज्यादा बिकती है तो सेल ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। और सस्ती इसीलिए है क्योंकि वो दिखने में कोई भद्दे कलर की है, कोई दूसरे कलर की है, लेकिन उसको सबको एक कलर में पॉलिश कर दिया जाता है, और केमिकल डाल देने से वो जल्दी खराब भी नहीं होती है। पॉलिश चीजें जल्दी खराब भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिश्ड सस्ती होती है, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाता है, लेकिन क्वालिटी वाइज जो अनपॉलिश है उनका साइज, कलर सबका आप देखेंगे एक जैसा होता है, लेकिन अनपॉलिश्ड में पॉलिश के पहले उनका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। थोड़ा कोई काला जैसा होगा, कोई पीला जैसा होगा, कोई लाइट येलो होगा, तो उनको पॉलिश करके सबको चमका देते हैं। लेकिन अनपॉलिश्ड जैसा को दिखता है प्रीवियसली वो वैसा ही होता है। तो उनको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है उस केस में, इसीलिए वो महंगी होती है। तो उनको अच्छी क्वालिटी की ही दाल लेनी पड़ती है अनपॉलिश के लिए। और पॉलिश में आप वो जैसी भी दाल कलेक्ट करते हैं फैक्ट्रीज में और सबको पॉलिश करके सबको चमका देते हैं, इसीलिए वो सस्ती होती है, ठीक है। उनका कॉस्ट कम पड़ता है उसमें फिर भी पॉलिश करने के बाद भी, क्योंकि केमिकल्स बहुत ही सस्ते हैं, पॉलिश करना बहुत महंगा नहीं है एक्चुअली। अच्छी क्वालिटी का फूड ग्रेन उगाना और उसको खरीदना वो बहुत एक्सपेंसिव है आज की डेट में। अच्छी क्वालिटी का फूड, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे फार्मिंग बहुत ही कम हो चुका है।
ओके मैम। अच्छी क्वालिटी का फूड आज की डेट में अगर कोई ऑर्गेनिक खा पा रहा है तो दिस इज वेरी लग्जेरियस। ठीक है, तो कोशिश करिए जितना हो सकता है, अगर आपके आसपास गार्डन है, आपके घर में आ सकते हैं तो थोड़ा बहुत टमाटर, धनिया इतना तो जरूर लगाइए। वहां से तो आप अच्छा न्यूट्रिशन पा सकते हैं, है ना। विदाउट पेस्टिसाइड आप खाना खा सकते हैं उतना पोर्शन। तो कोशिश करिए, कम से कम बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए। अभी समर वेकेशन होने वाले हैं तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए कि धनिया का प्रोजेक्ट दीजिए, धनिया उगाना है, या फिर छोटी छोटी चीजें, मिंट जो इजीली हो जाए। तो कोशिश करना है आपको लोकल चीजें ज्यादा खानी है। एंड जो आप धनिया आप घर का उगाएंगे और मार्केट का, उसमें स्मेल में डिफरेंस होता है, उससे भी पता चलता है न्यूट्रिशन किसमें ज्यादा है। ठीक है, कलर एंड स्मेल दोनों अपने आप ही बताता है कि किसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है। ओके, नाउ अभी माल न्यूट्रिशन हमने कर लिया था, शायद माल न्यूट्रिशन कर लिया था हमने। मैम पेज नंबर 12 और यहाँ से पढ़ने पोषण के अंतर्गत। ओके, ठीक है। Okay, nutritional status. Nutritional status is the level of nourishment of our body. Each of us would like to have a good nutrition status. So far we have learned that nutrition affect our body size. ये हमने कर लिया है कि body size पे कैसे इफेक्ट होता है। जैसा हमारा न्यूट्रिशन होगा वैसा साइज होगा। हमने जेनेटिकली भी उसको कंपेयर किया था कि जीन्स कैसे हैं बच्चे में, और न्यूट्रिशन अगर एक पेरेंट है जिसके जीन्स अच्छे, एक बच्चा है जिसके जीन्स अच्छे हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो फिर वो लैकिंग रह जाएगा हाइट के लिए। हमने किया था। ओके, measurement of body size. We have learned that body weight and height indicate our body size. In addition, the head, chest and mid arm circumference. देखिए यहाँ पे हम हेड सर्कमफ्रेंस भी चेक करते हैं। यहाँ से एक टेप से यहाँ तक इसको चेक करते हैं कितना बड़ा हेड है, उसका हेड सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस मतलब पूरा गोलाई। ओके, एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस वो तो सब लोग को पता होगा, है ना। लोग अपना ड्रेसेस सिलाने में भी यूज करते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है पता होता है। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म का सर्कमफ्रेंस कितना है, गिव एन आइडिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे हम ये बच्चों में लाइक 100 लोगों में सर्वे करते हैं कि जैसे किसी स्पेसिफिक प्लेस में कि लाइक यूपी के 100 बच्चे लिए किसी गवर्नमेंट स्कूल से, उनका हैं जिससे हमें उनका न्यूट्रिशन स्टेटस पता चलता है। ओके, स्पेशली ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन 0 to 5 में मेनली करते हैं क्योंकि इसी टाइम एक्चुअली पता चलता है कि बॉडी डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। Therefore, we record these body measures as various stages of development to study the growth pattern and check the nutritional status. ठीक है, weight is a commonly used indicator of body size as it reflects the level of food intake. Okay, the weight of children is recorded regularly to check if there is a normal gain.
The weight can be plotted against age to see if the pattern of growth is normal by comparing it with the normal curve. If the child fails to gain weight, it does not follow a normal pattern of growth. Okay, जो चार्ट है अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो हमें समझ में आएगा कि जो बचपन में इसका सर्कमफ्रेंस था, जितना प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए था आफ्टर 5 years वो नहीं बढ़ रहा, दैट मीन्स उस बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा, डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा। हम डेवलपमेंट उसी बेसिस पे चेक करते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ एज चेक करेंगे, उसके बाद 5th year ऑफ एज चेक करेंगे। तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए वो बढ़ रहा है कि नहीं, उससे हमें उसका न्यूट्रिशन ग्रोथ पता चलता है। और उसी से हम उसी टाइम बता सकते हैं कि आज जो बच्चा 11 years में लाइक अगर 4 feet का है तो वो एडल्ट एज होने के बाद लाइक अराउंड 20 to 22 years तक हाइट बढ़ती है, तो उस एज में उसकी कितनी हाइट जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम पता लगा सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट्स, measurement of height, circumference of head, chest and mid-arm and skin fold thickness are also known as linear measurement. मैंने स्किन फोल्ड थिकनेस बताया था आपको, ये हम ये चेक करते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैलिपर, उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ऐसे लगाते हैं, उसको टाइट करते हैं, जितना तक वो दबता है वो हम मेजरमेंट नोट डाउन करते हैं। डाइटरी असेसमेंट, वी हैव लर्न दैट न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है ये जनरली आपको क्लिनिक्स में करने की जरूरत नहीं होती है। क्लिनिक्स में हम जस्ट हाइट, वेट एंड BMI निकालते हैं, उस बेसिस पे ही हम पेशेंट को देखते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा आया है और उसका काफी वेट का इशू है कि वो पहले तो ठीक था अब खराब है या बचपन से ही वीक है, उस केस में ये सब करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज दीज आर रेयर। ओके, जस्ट नॉलेज के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। Linear measurement of height, circumference, head, chest and mid-arm and skin fold thickness are also as a linear measurement. Okay, dietary assessment हम कैसे करेंगे? We have assessment means check करना, मतलब कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। We have learned that nutritional status is affected by the amount of kind of food we normally eat. उसका हिस्ट्री लेंगे, बच्चा कैसे खा रहा है। ओके, बच्चे की डाइट हिस्ट्री लेंगे या एडल्ट जो भी है उसकी डाइट हिस्ट्री लेंगे, फिर हम बता पाएंगे कि उसका फिर हम असेसमेंट कर पाएंगे कि वो सही खा रहा है या कुछ लैकिंग है, लाइक मतलब कमी है। वी टेक फिजिकल मेजरमेंट टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस। If the condition is not satisfactory, we will want to modify the diet. ठीक है, पहले डाइट हिस्ट्री लेंगे, अब लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, प्रोटीन लैकिंग जा रहा है या फैट ज्यादा जा रहा है, तो फिर हम उसको मॉडिफाई करके उसके अकॉर्डिंग डाइट चार्ट बना के देंगे पेशेंट को। दिस इज डन बाय असेसिंग द प्रेजेंट फूड इनटेक पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल टू बी एबल टू मॉडिफाई इट सुटेबली। लेकिन उसको मॉडिफाई आपको ऐसे करना है कि उसकी जो लाइफस्टाइल है और उसका जो इंटेक है, लाइक वो किस एरिया से बिलोंग करता है। अगर वो साउथ इंडियन है, आप उसको बोलेंगे नहीं आपको रोटी खाना है, दे विल नॉट ईट। ओके, तो आपको अकॉर्डिंगली उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो पैटर्न है, उसी के हिसाब से मॉडिफाई करना है एंड आपको न्यूट्रिशनली भी उसको करेक्ट करना है। ओके, this is done by assessing the present food intake pattern of the individual to be able to modify it suitably. Hence, the directory assessment need to be carried out. Okay, when and how the record food intake. We need to know the normal or habitual pattern of the food intake. Therefore, we select 3 normal working days to record the food intake, which does not include Sunday, holiday, festival, as generally these days have special menus and the schedule of eating is different. We write down the food they eat each day or at each meal, the snacks, fruit and beverage. Actually यहाँ पे snacks, fruits, beverage दिया है, but you have to take diet history from early morning. अगर वो सुबह नींबू पानी पी रहा है तो वो भी नोट डाउन करना है। एवरीथिंग जो मुंह में जा रहा है उसके you have to write down this
तो आपको पता चले वो कितने बजे क्या खा रहा है, तो आप चेक कर पाएंगे। कई बार पेशेंट्स होते हैं वो बताते नहीं, सब बता देंगे खाना, बट वो ये नहीं बताते ऑफिस में वो 3 4 5 कप चाय पी रहे हैं, तो वहां से उनका लाइक शुगर इनटेक बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपको पूछना है, जो आप रेगुलर आप जितना करते जाएंगे आपको हैबिट्स पता चलेंगी कि लोग क्या जनरली खाते हैं, तो उनका लाइफ पैटर्न क्या है, उससे भी हम उनको क्वेरीज करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। एक बार उनका डाइट हिस्ट्री लिया और साथ ही साथ कुछ क्वेरीज भी करेंगे, इस बीच में आप कुछ भूख लगती है क्या, किस टाइम में आपको भूख ज्यादा लगती है, तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। The amount can be recorded in volume or weight. Later we can convert all the amount into weights. ठीक है, उसके बाद थोड़ा एक एवरेज हम वेट उसका मेजरमेंट निकालेंगे। अगर वो 2 रोटी खा रहा है दैट मीन्स अराउंड 50 ग्राम तो आटा खा रहा है, तो इस तरह से हम उसको मेजरमेंट निकालेंगे। उसके बाद उसका कैलोरी काउंट करेंगे। अगर वो मान लीजिए 1400 किलो कैलोरीज खा रहा है, तो उसको अगर वेट लॉस करना है, पेशेंट ओबेस है, तो हमको थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करना, लाइक 1300 में जाएंगे, फिर 1200 में, ऐसे करके जाना है। Evaluation of food intake data. We can evaluate the food intake to check how the food selection compare with the daily food guide. This is, अच्छा इसमें एक चीज बोली गई थी कि संडेज आपको इंक्लूड नहीं करना, बट यू हैव टू आस्क अबाउट संडेज। मतलब संडेज ने आप ये पूछिए आपका आउटसाइड फूड कितना होता है, आप मंथली कितना बाहर खाते हैं, यू हैव टू चेक दैट। अगर वो बोल रहे हैं कि उनका 6 टाइम्स बाहर हो रहा है, तो यू हैव टू रिड्यूस इट मैक्सिमम 2 टाइम्स। दे कैन चीट twice in a week, twice in a month, not more than that. Okay. Evaluate the food intake data. We can evaluate, and अगर वो बाहर खा रहे हैं तो उसमें भी आपको चॉइसेस बतानी होगी कि बाहर उनके अकॉर्डिंग क्या बेटर चॉइसेस हैं, उनके रिक्वायर्ड वेट के अकॉर्डिंग। Evaluate the food intake data. We can evaluate the food intake to check how the food selection compare with the daily food guide. This is quantitative check and will help to identify if any of the food groups are missing from the day's intake. If someone is taking like only rice sabji, not having protein part, protein का कुछ नहीं खा रहा है वो, okay, तो you have to आपको include करना है प्रोटीन इनटेक की, कहाँ से उनके लिए प्रोटीन आ सकता है। अगर वेजिटेरियन है तो उनको कोशिश करना है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से वो इनटेक करें। Secondly, one can compare the amount of food taken with the suggested minimum number of serving to see the amount of food included are insufficient. The evaluation will help to decide what changes need to be made in the guide to improve the nutrition status. ठीक है, एंड आपको एक रफली आप करते करते डाइट हिस्ट्री लेते लेते समझ में, अगर आपको फूड ग्रुप्स याद रहेंगे, लाइक प्रोटीन का कौन सा ग्रुप है, तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा उसको इवेलुएट करने में। जस्ट आप डिवाइड कर दीजिए, अच्छा इसमें प्रोटीन पार्ट नहीं है, यहाँ से लंच में मिसिंग है, डिनर में मिसिंग है, तो आप उसको साथ साथ इवेलुएट करते जाइए ग्रुप्स में डिवाइड करके, लाइक प्रोटीन फूड्स कौन से हैं, कार्ब्स फूड कौन से हैं, फैट फूड कौन से हैं, फैट रिच, तो इससे आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। Now this is next in the next page number 14. It is digestive system। यहाँ पे मैं थोड़ा शेयर करके एक बार फिर से इसको करा देती हूँ। विजिबल है क्या?
यस मैम। Okay. तो number 1, you can see number 1 mouth, जहाँ से food ingest होता है, and यहाँ पे saliva release होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़े से राउंड 3-4 पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पे ये सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। देन इट फूड गोज टू इसोफेगस, ठीक है, या फिर इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। और दूसरा एक और रास्ता दिखाया गया है जो गया है लंग्स की तरफ। लंग्स इसमें बनाया नहीं है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में आता नहीं है। तो अगर फूड वहां चला जाएगा तो मैंने बोला था क्या हो सकता है, निमोनिया। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पेशेंट या खुद भी या बच्चे को हमेशा सीधा बिठा के खिलाइए, जिससे कि खाना कभी भी चोक नहीं हो और लंग्स में ना जाए। और धीरे खाना है, ज्यादा जल्दी बहुत फास्ट बिना च्यू करे खाएंगे तो चांसेस है फंसने का, चोकिंग होने का। देन इट गोज टू स्टमक एंड स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं एंड यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होके काफी सारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। पेप्सिन जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद फूड जाता है आपका डिओडेनम में, ठीक है। डिओडेनम जो पार्ट है नंबर 7, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ये डिओडेनम, इलियम एंड जेजुनम। जेजुनम जो है 7 और 8 के बीच में एक लाइन खींच के आप बना सकते हैं। तो 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनम, डिओडेनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। समटाइम्स अगर आपको कहीं चाहिए, आपको लिखना है या बनाना है और आपको तीनों नाम याद नहीं आ रहे, यू कैन जस्ट राइट स्मॉल इंटेस्टाइन। अंदर में जो पतली वाली पाइप जैसी है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको लाइन खींच के आप जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कनेक्ट हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो मोटी वाली स्क्वायर जैसा आपको शेप बनता हुआ दिख रहा है, इसको स्क्वायर जैसे 4 डॉट्स बनाने होंगे और इस तरह से ड्रॉ करना होगा। तो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड इसको कोलोन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड था, जो भी काम की चीज थी, वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो भी बचा कुचा वेस्ट होगा जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, सब चला जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा वाटर भी जाता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन के टाइम थोड़ा वाटर ज्यादा चाहिए होता है। तो कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सेमी सॉलिड होती है, लेकिन जैसा स्टूल होता है उससे लिक्विड होती है। इसीलिए जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है, वेस्ट जाता है, कोलोन में जब जाता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो भी वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। एंड जब हम मॉर्निंग में जब फील होता है, मॉर्निंग कॉल बोलते हैं उसको, तो एनएस से स्टूल पास हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस है। अगर ये हमारी बॉडी में रह जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाएगा, तो ये कोलोन को खराब कर देगा, ठीक है। इसको अल्सरस बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे कैंसरस बना सकता है। इसीलिए ऐसी चीज खानी है जो कि इजीली पास होके निकल जाए, ठीक है। फाइबर हमने पढ़ा है, इम्पोर्टेंट है। उसका बॉडी में कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जितना खाते हैं सब निकल जाता है, कोई भी पार्ट हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी खाना है। क्यों? क्योंकि वो इसको क्लीन रखता है, इजीली उसको जो भी पॉइजनस थिंग है उनको अपने साथ एब्जॉर्ब करके लेके वो निकाल देता है स्टूल के साथ। तो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गट हेल्थ। ये जो गट है हमारा, उसको उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सॉल्युबल फाइबर एंड अनसॉल्युबल फाइबर, 2 टाइप के फाइबर होते हैं। जब भी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इससे स्टूल यहाँ पे जाके अटक गया, कॉन्स्टिपेटेड हो गया पेशेंट, क्योंकि पानी बहुत कम पिया उसने, अब कॉन्स्टिपेटेड हो गया, तो उस केस में सॉल्युबल फाइबर खाना है, बनानास खाना है, एट अ टाइम 5-6 बनानास खाना है, तो ये यहाँ से स्टूल से पास हो जाएगा। ओके अगर इस केस में अगर ऑलरेडी बहुत कॉन्स्टिपेटेड है पेशेंट, 4-5 डेज से भी कई बार कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं पेशेंट्स, ठीक है, हॉस्पिटल में जो आते हैं 5-6 दिन से स्टूल पास नहीं हुआ, दे हैव ह्यूज स्टमक एक्ट, तो उस केस में हम लाइक अनसॉल्युबल फाइबर नहीं दे सकते। जो ये सब चीजें हैं, अगर वो उस केस में खा लेगा तो क्या होगा, वहां पे ऑलरेडी स्टक है,
ठीक है, स्टूल वहां पे स्टक है लार्ज इंटेस्टाइन में, अब पीछे से आके और बल्क और जमा कर दिया, ठीक है, इनसॉल्युबल फाइबर, उस केस में इंटेस्टाइन को वो और खराब करेगा। तो ऐसा खाना है जो कि स्टूल को निकलने में हेल्प करे, लाइक इनसॉल्युबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन होने के बाद। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है तो इनसॉल्युबल फाइबर भी खाएगा, जैसे कि किससे खाएगा, तो सैलेड से, वेजिटेबल से, ठीक है। आर्टिफिशियली जो फाइबर्स अलग से मिलते हैं उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो डेली सैलेड्स खा रहा है एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर खा रहा है। वाटर कितनी रिक्वायरमेंट है, 7 to 10 ग्लासेस पर डे, ओके। लेकिन ये वेरी करता है पेशेंट, अगर पर्सन बाहर है, धूप में है या फिर ज्यादा एसी में है तो हाइड्रेशन ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा बॉडी का निकल जाता है, तो यूरिन कम बनता है। अगर यूरिन कम बनेगा तो फिर पॉइजन्स जो बन रहे हैं अंदर, यूरिया बन रहा है, वो बॉडी से नहीं निकल पाएगा। तो यू हैव टू चेक योर वाटर इनटेक, ओके। आजकल फोन में या फिर घड़ियों में अलार्म्स आने लगे हैं वाटर ड्रिंकिंग वाटर के, ठीक है, वो कर सकते हैं आप। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, वाटर बॉटल रखना है अपना ऑफिस में या घर में, तो वाटर बॉटल को चेक करना है दिन भर में 1 लीटर जो बॉटल है उसको हमने फिनिश किया कि नहीं, तो वो चेक रखना है। क्वांटिटी मैटर करता है, आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। ना यहाँ पे फिगर 1.44 भी है। माउथ में क्या हो रहा है, ब्रेक्स अप फूड, ये हमने पहले भी किया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो हम कुछ भी बीमारी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका टेक्निक नहीं निकाल पाएंगे, क्या खाना देना है तो वो ठीक होगा। ब्रेक्स अप फूड पार्टिकल्स असिस्ट इट प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा मॉइस्चराइज करता है, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो मॉइस्ट करता है एंड लुब्रिकेट करता है, मतलब उसको गीला करता है। और क्या देता है, एमाइलेज देता है डाइजेस्ट करने के लिए, किसको, पॉलीसेकेराइड को। पॉलीसेकेराइड क्या है, काइंड ऑफ स्टार्च है, स्टार्च का टाइप है, ओके। फिर यहाँ पे देखिए फैरिंग्स है जहां से स्वेलो होता है, फैरिंग्स में ही 2 रास्ते निकले हैं, ठीक है, एक जाता है लंग्स के तरफ, एक जाता है ईसोफेगस की तरफ। ईसोफेगस को हम बचपन में फूड पाइप भी बोलते थे। तो हमें फैरिंग्स जब हम जगे रहते हैं तभी ये अच्छे से काम करता है, सोए में हो सकता है ये काम नहीं करे प्रॉपरली, तो आप चोक हो सकते हैं। अगर फिर नींद खुलती है तो हमें खांसी आने लगती है, सोए में कुछ कोई खिलाते तो, है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, वापस बाहर की ओर खाना को फेंकता है। ईसोफेगस में ट्रांसपोर्ट हुआ फूड, उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट होगा, ये सिर्फ एक रास्ता है, एक टनल है जहां से खाना जाएगा, वहां पे कोई डाइजेशन कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद गया स्टमक में, स्टमक में क्या है, स्टोर एंड चर्न्स फूड, चर्न करता है फूड को, लाइक उसको जैसे हम माउथ में ऐसे चबाते हैं ना, तो स्टमक में ऐसे 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 चर्न होता है, ओके। चर्न फूड, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, HCl एक्टिवेट्स एंजाइम, HCl सिक्रीट होता है पेट में एंड ब्रेक्स अप फूड। HCl सिक्रीट होगा तो क्या होगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा। माइक ऑफ कर लीजिए। किल्स जर्म्स, म्यूकस, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस क्यों दिया हुआ है, HCl सिक्रीट हो रहा है पेट में, लेकिन फिर भी जो पेट है वो जल नहीं रहा है, क्यों, HCl इज एसिड, मतलब हाईली एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको अगर हम हाथ पे डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, लेकिन पेट में नहीं जल रहा, क्यों, क्योंकि अगर ये स्टमक है तो इसके अंदर में कोटिंग है, किसकी कोटिंग है, म्यूकस की कोटिंग है, जो कि उसको जलने नहीं दे रहा है, ठीक है। देन यहाँ से गया आपका डिओडेनम में, नॉट एबल टू नो। You are not able to hear me? Anyone having this problem? Dr. Jayesh, are you hear me? Can you hear me? Yeah, ma'am. Okay, fine.
Mrs. Kusum Naik, you can check your like network. Maybe your network issue is there. Okay. Next, food pass through duodenum. Duodenum जो ऐसे स्टमक से के नीचे ऐसा पाइप जैसा निकला है वहां पे जाएगा. अभी यहीं पे खाने को पॉज करते हैं. We will pause food there only. Then यहाँ पे क्या होगा? ये जो लीवर है, लीवर क्या कर रहा है? breakdowns and build up many biological molecules, stores vitamin and iron, destroy old blood cell, destroy poisons, bile acid and indigestion. ओके, यहाँ पे सारा फंक्शन लिख दिया है लीवर का, ठीक है, एक्सेप्ट उसको लेके भी एक्सेप्ट डाइजेशन भी लिखा है, क्या क्या करता है ये बोल रहा है. यहाँ पे विटामिन स्टोर होता है, आयरन स्टोर होता है, जो एक्स्ट्रा हम विटामिन मैंने बोला था, जो फैट सॉल्युबल विटामिन हम मैंने पहले बताया था, कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है. मैंने बोला था अगर आप सीजन में मैंगोज खा लेंगे, इफ यू ईट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैंगोज इन सीजन, mango season, then you can store your vitamin A for whole year. Okay, so this is a storehouse of vitamin, iron, है ना. and जो भी destroy होते हैं blood cell हमेशा बन रहे होते हैं, destroy होते हैं. every time our body cell, blood cell are keep destroying and making. Okay, body produce every second new cells and destroying old cell. तो ये कहाँ पे हो रहा? इसमें जब डिस्ट्रॉय हो रही है कोई चीज तो उसका वेस्ट बनेगा, है ना. इफ समथिंग इज ब्रेकिंग तो उसका कुछ वेस्ट बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बन गया. सेल टूटा तो कुछ तो वेस्ट बना, तो वो कहाँ जाएगा? वो आपका डिस्ट्रॉय ब्लड सेल, डिस्ट्रॉय पॉइजन्स, बाइल एसिड इन डाइजेशन. अभी बाइल एड्स इन डाइजेशन. यहाँ पे लीवर में बाइल बन रहा है, बाइल जूस बन रहा है. ओके, बाइल जूस क्या हो रहा है? बाइल डक्ट के रास्ते से गॉल ब्लैडर में जा रहा है एंड गॉल ब्लैडर से डक्ट के थ्रू जा रहा है डिओडेनम में. देन डिओडेनम में फूड में पास हो रहा है. देख रहे हैं डक्ट लगा हुआ है डिओडेनम में. डक्ट इज कनेक्टेड टू, डक्ट मीन्स एक रास्ता, है ना, पाइप जैसा. तो वो जुड़ा हुआ है आपका डिओडेनम के साथ. यहीं पे बाइल जूस मिल रहा है खाने के साथ. अब जो भी हमने फैट खाया है खाने में, तो जैसे दाल में हमने थोड़ा घी डाला था या फिर हमने सब्जी में थोड़ा ऑयल डाला था, तो वो सब फैट जो है वो ये बाइल जूस जो है उसको ब्रेक करेगा. फैट बिना बाइल जूस के फैट ब्रेक डाउन नहीं होगा. इमल्सिफाई करना होता है उसको, तो ब्रेकडाउन को, फैट के ब्रेकडाउन को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. तो कौन कर रहा है? बाइल जूस चाहिए इसके लिए. बाइल जूस कौन दे रहा है? लीवर बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर कर रहे हैं, स्टोर होके फिर वो जा रहा है डिओडेनम में. अभी कई केसेस में क्या होता है, गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं. फिर क्या होता है? लीवर तो नहीं निकालते, लीवर तो बनाने वाला तो लीवर है, तो अभी डायरेक्टली सप्लाई होता है उस केस में. ओके, अब नेक्स्ट इज पेनक्रियाज है. ठीक है, Hormones regulate blood glucose level. Bicarbonates neutralize stomach acid. Trypsin and chymotrypsin digest protein. Amylase digest polysaccharides. Lipase digest lipids. अभी ये बहुत सारा हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है, फैट्स जो पॉलीसेकेराइड्स हैं कार्ब्स के, उनको डाइजेस्ट करता है. और एक और क्या करता है, कौन सा हार्मोन निकालता है? इंसुलिन. ठीक है, जो भी हमने खाना खाया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब वो एब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में, ओके, तब वो ग्लूकोज जो है सेल को चाहिए ना. मेरा हाथ से हिल रहा है, तो इसको हिलाने के लिए इस सेल को, यहाँ पे जो बहुत सारे सेल है, इनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एनर्जी कौन दे रहा है? ग्लूकोज. लेकिन ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं जाएगा जब तक इसको इंसुलिन नहीं मिलेगा. तो इंसुलिन इज अ की जो हमारा सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाता है, जिससे कि मेरे सेल को, यहाँ के सेल को खाना मिल रहा है और ये काम कर पा रहा है, एनर्जी मिल रहा है और ये काम कर पा रहा है. ओके, तो इसीलिए पैनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये पूरी तरह से फंक्शन नहीं करेगा तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाएगा. इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज तो हम खा रहे हैं, खाने में कार्ब्स खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लूकोज तो बन रहा है, लेकिन
वो ब्लड में ही रह जाएगा, वो सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तो हमको कमजोरी लगेगी और हमारा ब्लड में ही घूमते रहेगा तो ऑर्गन्स में भी जाएगा और ऑर्गन्स को तो खराब करेगा, साथ साथ हम वीक भी फील करेंगे और काम नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द थिंग ऑफ लाइक डायबिटीज का केस में कैसे होता है। तो हमको पेनक्रियास को हेल्दी रखना है, उसके लिए हमको कोशिश करना है फैटी बॉडी नहीं करना है, मेनली सेंट्रल ओबेसिटी नहीं करना है, ओके। अगर सेंट्रल ओबेसिटी मीन्स पेट के आसपास का फैट नहीं होने देना है, ठीक है। जब तक जो पेनक्रियाज है, यहाँ पे जो पेनक्रियाज लेबलिंग किया हुआ है, अगर ये 40% भी काम करे तो भी ये इतना इंसुलिन बना लेगा जितना हमको रिक्वायर्ड है डायबिटीज नहीं होने के लिए। लेकिन अगर ये 70% तक खराब हो गया तब फिर तो ये नहीं उतना काम कर पाएगा और फिर जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे हमें दिखेगा कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करिए हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है एंड एक्सरसाइज करना है जिससे कि वो अच्छे से एक्टिव रहे और हार्मोन्स सिक्रीट करता रहे। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे अब डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ एब्जॉर्प्शन होना बाकी है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स गट वॉल, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट मोस्ट वाटर, पेप्टाइड्स digest proteins, sucrase digest sugars. Sucrase is a kind of enzyme जो कि ब्रेक डाउन करता है शुगर को, ठीक है। सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है। एमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। एमाइलेज भी एक काइंड ऑफ एंजाइम है, ओके, जो सिक्रीट होता है और ये पॉलीसेकेराइड्स को ब्रेक डाउन करता है। नाउ इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, बाकी सब एब्जॉर्ब हो चुका है, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब जा चुका है। जो हमारा जो भी बल्क बचा हुआ है इंटेस्टाइन में सब उसमें से जा चुका है, बस क्या बचा है एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। अभी क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, जितना चाहिए उतना छोड़ देगा, बाकी सब वापस बॉडी में चला जाएगा। देन आता है रेक्टम। रेक्टम स्टोर्स एंड एक्सपेल्स फीसेस, यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद एनस। एनस क्या है? ओपनिंग है, जो एंड में जो ओपनिंग है उसको एनस बोलते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा जो वेस्ट है सब निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ क्वेरीज है? नाउ 10 मिनट्स लेफ्ट। कुछ क्वेरीज है क्या? रेज हैंड करिए। इसको मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। ओके, नो क्वेरीज। नाउ टेबल है यहाँ पे, यहाँ का सोर्स मैनुअल ऑफ आईसीडीएस। ओके, आईसीडीएस बहुत ही रेनाउंड रिसोर्स है, यहाँ से लिया हुआ हम मानते हैं, लाइक इट इज करेक्ट। हाँ, इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। नाउ ग्रोथ चार्ट, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एट डिफरेंट एजेस। अब आप देखेंगे वर्टिकली क्या दिया है, हाइट दी हुई है, इंक्रीज इन हाइट, एंड यहाँ पे हॉरिजेंटली दिया हुआ है इन्फेंसी, लाइक पीरियड ऑफ एज। कौन सा पीरियड है, मतलब पहले इन्फेंसी होता है 0 to 1 ईयर, उसके बाद होता है टॉडलर होता है, इसमें उतना डिटेल्स में नहीं दिया है, प्री स्कूल ईयर्स भी कह सकते हैं उसको, देन स्कूल ईयर्स, देन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किसको बोलते हैं? 11 to 15 ईयर्स, ठीक है। फर्स्ट इज इन्फेंसी को हम देखते हैं। इन्फेंसी मतलब 0 to 1 ईयर। इसमें क्या है, हाइट सबसे ज्यादा बढ़ती है। आप देखेंगे 1 साल जो 0 ईयर्स का बच्चा है, ठीक है, 1 डे का बच्चा इतना छोटा होता है ना, हमारे हाथ में, एक हाथ में आ जाता है, लेकिन 1 साल का बच्चा कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 10 साल का बच्चा है, वो 11वें साल में क्या उतने ही स्पीड से बढ़ता है? नहीं, है ना, उतने इंचेस नहीं बढ़ता है वो। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सी एज में होती है? इन्फेंसी में। इन्फेंट की सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ एज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है।
यहाँ पे कलर कोडिंग दिया है हाइट का, देन गर्ल्स बॉयज का। ओके, गर्ल्स लाइट कलर में है, बॉयज थोड़ा डार्क कलर में है। अभी देखिए आप बाकी 10 इयर्स तक, एडोलेसेंट के पहले तक सेम ही तरीके से उनका हाइट वेट बढ़ता है, ठीक है, एक बराबर ही बढ़ता है। अगर उनको सेम खाना दे रहे हैं तो उनका हाइट वेट एक जैसा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर गर्ल है तो 11वें साल में गर्ल पहले बढ़ेगी, ठीक है। 11 साल का एक लड़का है, 11 साल की लड़की है, ठीक है, दोनों एक जैसा खाना खा रहे हैं एंड मान लीजिए पेरेंट्स भी दोनों के एक ही, तो फिर क्या होगा, 11 साल की जो लड़की है वो अचानक से बढ़ेगी, गर्ल चाइल्ड जो है वो ज्यादा हाइट गेन करेगी एंड जो बॉय है वो 11th ईयर में वैसा ही रहेगा, बहुत ज्यादा गेन नहीं करेगा, ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, 11th ईयर में भी सेम ही रहेगा। देन जब 12th ईयर में वो जाएगा, 12 प्लस जब होगा तब वो 13th ईयर में जब जाएगा तब वो अचानक से वेट हाइट गेन करेगा एंड गर्ल जो है वो उसने पहले ही एडोलेसेंट ले लिया, तो फिर इसलिए वो 11 to 12 ईयर्स में उसने हाइट अपनी ले ली है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है हाइट में गर्ल एंड बॉय में। ओके, आज इतना ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका फूड गाइड पिरामिड है, आई शो यू लाइक रियल फूड पिरामिड टुमारो। एक बार मुझे कल अगर मैं नहीं दिखाया आप मुझे रिमाइंड करिए, फूड पिरामिड दिखाइए मैम, आई शो यू। आई हैव रियल, मुझे एक MR ने दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुली उसमें बनाया हुआ है, आई शो यू दैट। आई होप MR समझ गए होंगे आप, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास आते हैं कि हमारा सप्लीमेंट लिख दीजिए, है ना, सब चीज़ों के लिए जो पर्सन होते हैं उनको MR बोलते हैं। ओके, एनी क्वेरी, एनी डिजीज को लेके कुछ क्वेरी है, किसमें कैसा डाइट है, कुछ क्वेरी है तो पूछिए। Okay. Ms. K. Meenakshi, are you having any difficulty in understanding? Mom, just I need in English. I can understand Hindi, but while understanding, it will be easy if it is in English, right? It in English. One sentence I am understanding, then 2-3 Hindi sentences will gone. So Okay. this is difficult to me. You have any query for today's topic? Like today what we discussed. Actually, today class is I'm unable to hear because my in my hometown there is a local Grama Devata festival. So too much sounds. Okay. Tomorrow I will just watch again our recording. Then I can. Okay. Okay. Okay, mom. Okay. So today must you have to include salads in your diet, okay? Ma'am, of fluid, yeah. मैम 23-24 साल की लड़की है, उसको एसिड ज्यादा बनता है, तो उसको कैसा क्या खाना चाहिए? तो आपने उसका डाइट हिस्ट्री लिया है? एक तो लेट नाइट काम करना, बच्चे उस पे लैपटॉप पे अपना ऑफिस का काम करना, सुबह थोड़ा देर तक उठना, यही सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है। देर तक सोना, रात को देर तक 12-1 बजे तक काम करना। एक बार उसकी डाइट हिस्ट्री आपको अच्छे से लेनी पड़ेगी, उसका डेली रूटीन क्या है, फिर आप डायग्नोज कर पाएंगे, क्योंकि एसिडिटी बहुत सारे रीजन से हो सकता है, लॉन्ग टाइम फास्टिंग, है ना,
अगर लेट स्लीप कर रहे हैं, लेट खा रहे हैं और फिर खाने के साथ सो जा रहे हैं, या फिर उनकी फूड हैबिट कैसी है, अगर वो ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं, तो बाहर का खाना मोस्टली फैट रिच होता है। फैट रिच खाना हमेशा एसिड क्रिएट करता है। ओके, तो ज़रूर या तो वो हाई फैट डाइट खा रहे है ना, बाहर की ग्रेवीज खा रहे, या फिर लेफ्ट ओवर्स खा रहे हैं, कल का खाना नेक्स्ट डे खा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। या फिर एक और रीजन हो सकता है लॉन्ग टाइम तक गैप हो रहा है और उसके गैप के बाद वो अनहेल्दी कुछ खा रहे हैं, लाइक भुजिया, मिक्सचर, लाइक यही सब रीजन होता है बेसिकली। ठीक है, एक बार, या फिर अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो उनका प्रीवियस हिस्ट्री खराब होगा, तो उनका SGPT SGOT कराने बोलिए, वो रिपोर्ट्स में दिख जाएगा। उनका SGPT SGOT अगर खराब होगा तो फिर उनको आपको स्ट्रिक्टली फैट काफी मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक 10 ml तक, उससे ज्यादा नहीं दे सकते आप। तो 10 ml फैट पर डे, उससे ज्यादा खाएंगे तो उनको गैस फॉर्मेशन होगा ही। तो जो भी मिल्क खा रहे हैं वो, तो मिल्क लो फैट होना चाहिए। अभी तो मैम मैंने उनको सुबह फ्रूट्स खाने को बोला है, ये मतलब 7-8 दिन हो गए, और दिन में खाना खाने से पहले जैसे 1:30 बजे लंच करना है, उससे 1 बजे पहले बोला है कि जो मौसमी जो सैलेड होता है, जैसे आजकल खीरा आ गया, चटनी हो गई है, धनिया पुदीना, ये खाओ, जैसे हमें नेचुरोपैथी में जैसे हमें पता है। तो ये जरूर बोला है उसको, वो 4-5 दिन से फॉलो तो कर रही हैं। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कह रही हैं कि जैसे रुपए में 10 पैसा इतना थोड़ा लगा है, लेकिन फिर भी एसिडिक ज्यादा, मतलब उनको एसिड बन रहा है कि काफी दिक्कत होती है। भूख कम लग रही है, ये जबरदस्ती खा रही हैं जैसे सैलेड्स वगैरह जबरदस्ती, लेकिन भूख कम लग रही है, इस तरह का। ये कितने टाइम से उनको प्रॉब्लम हो रही है? मैम टाइम तो काफी टाइम हो गया, बस ये बाहर का जैसे खाना होता है, बाहर का ज्यादा पहले खाती थी वो, बाहर जैसे चाउमीन ये उनको सब। बोलिए एक बार वो लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं। SGPT SGOT होता है उसमें मेनली, वो जरूर कराएं। अगर वो बहुत बड़ा हुआ है तो फिर उनको स्ट्रिक्टली फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट में डालना पड़ेगा, लेकिन आप उनको सुबह ब्रेकफास्ट करने जरूर बोलिए। ठीक है, जो भी हम मेडिकली जो ट्रीट करते हैं उसमें हम ब्रेकफास्ट स्किप करने नहीं बोलते हैं। अगर ब्रेकफास्ट स्किप होगा, सिर्फ सैलेड खाएंगे, तो उनको एसिड और रिलीज होगा। ठीक है, तो ऐसा खाना जो आसानी से पचे, लाइक खिचड़ी, दलिया, ऐसा कुछ दीजिए, लेकिन खीरा वीरा खाली पेट में मत दीजिए। मैम खाली पेट नहीं, मैम खीरा वीरा खाली पेट नहीं है। सुबह उनको फ्रूट बोला है, और उससे पहले जैसे वो सुबह उठती हैं तो उनको कुछ जैसे नारियल पानी हो गया या कोई फ्रूट जूस हो गया, इस तरह करने को बोला है। फिर ब्रेकफास्ट बोला है खाने को उनको, भाई कुछ भी। चाय तो नहीं पी रहे पेशेंट? नहीं, चाय नहीं पीते, वो चाय नहीं पीती बिल्कुल भी। टी कॉफी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। शुगरी थिंग्स रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, चीनी वाली चीजें। ठीक है, तो जूसेस मना करिए उनको, होल फ्रूट के फॉर्म में, लाइक पपाया अच्छा सोर्स है, पपीता बोलिए उनको खाने। ठीक है, लेकिन सुबह में बोलिए जस्ट दलिया, खिचड़ी, ऐसा कुछ नॉर्मल राइस वगैरह कुछ थोड़ा क्वांटिटी में खाएंगे। एंड फ्रूट्स वो मिड मॉर्निंग में खाएं, लाइक 11-12 बजे फर्स्ट मील। हाँ जी, ऐसे ही बोला है। आई नेवर रिकमेंड फ्रूट्स। सेकंड मील होना चाहिए गैप में। एंड रात में बोलिए कि कम से कम 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए उनकी, 6 to 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए। अगर वो स्लीप प्रॉपर नहीं होगा तो भी डाइजेशन नहीं होगा प्रॉपर। एक बार उनको आप SGPT SGOT टेस्ट जरूर करने बोलिए। ठीक है मैम, मैं बोलती हूँ, आपको कंडीशन समझ में आएगा। ठीक है, आप उनको व्हाट्सएप में जैसे भी लिख के दीजिए पेशेंट को, तभी समझ में आएगा टेस्ट क्या है। दैट इज SGPT एंड SGOT। ठीक है, सिर्फ ये 2 कराने से भी होगा, नहीं तो वो लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर का जो कैसा फंक्शन है उसका एक टेस्ट होता है, वो करा लेंगे। उसमें भी सिर्फ ब्लड से ही होता है, उसके अंदर SGPT SGOT और 2-3 पैरामीटर्स उसमें आ जाता है। तो अगर वो गड़बड़ होगा तो फिर फैट रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा और भी कुछ करेक्शंस करना होता है। ठीक है, तो आप डीपली काम करिए तो फिर आप पेशेंट का रिजल्ट मिलेगा। सब चीज हेल्प लेके, लाइक उसका ब्लड रिपोर्ट्स का भी एंड उसका लाइफस्टाइल सब कुछ लेते हुए काम करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हाँ जी, 15 डेज में रिजल्ट आ जाना चाहिए। एक बार आप ये करवाइए। ठीक है मैम, मैं बोलती हूँ उनको आज। हाँ, थैंक यू। आउटसाइड फूड बोलिए उनको बिल्कुल बंद कर दे, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दे। जी मैम। ओके।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्लास ऑफ करते हैं अभी। ओके धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके।